राज्यपाल की संस्तुति के बाद मॉनसून सत्र का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में 21 अगस्त को 11 बजे से भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होगा। इस दौरान 21 से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय मॉनसून सत्र चलेगा। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा और सचिवालय प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा निदेशालय इंदिरानगर में बैठक की, जिस बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित सरकार के कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो नल और नदियां सूख गए हैं उन्हें फिर से जीवित करने के लिए बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने जलागम विभाग के अधिकारियों को गांव में विकास करने के निर्देश भी दिए हैं। जो हमारा विभाग है आज उसकी समीक्षा और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, उनको दोबारा से रिचार्ज करें और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं उन सभी गांवों को भी जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गांवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे जिसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम। उत्तराखंड में वर्चुअल ऑनलाइन रजिस्ट्री लागू करने के संबंध में राज्य के कई जिलों में चल रही रजिस्ट्रार ऑफिस के कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सकारात्मक आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने हड़ताल खत्म की। आपको बता दें कि स्टैंप बिक्री रोके जाने से कई अन्य लोगों के काम अटके हुए थे। अब हड़ताल खत्म होने के बाद रजिस्ट्री होगी। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश मुख्यालय में वर्चुअल बैठक के कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि देश की अखंडता व देशभक्ति की भावना को ज्यादा ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। इस संबंध में सभी जिलों से 3-3 लोगों को संयोजक व सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें आगे मंडल स्तर तक इस अभियान के लिए टोलियों का गठन किया जाना है। तिरंगा यात्रा का आयोजन 13, 14 व 15 अगस्त को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाना है। आंदोलन में देश को आजाद करने के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया है, देश के लिए बलिदान हुए हैं। उनकी यादों को हम सबके बीच में हमेशा वो यादें ताजा रहें, उनके किए हुए बलिदान को हर घर याद रखे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया था। कई वर्षों से लगातार ये यात्रा घर घर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर चलती रही है। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में हर घर तिरंगा फहराया जाए। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने तीज का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। मसूरी के निजी होटल में आयोजित तीज का कार्यक्रम में महिलाओं ने धूमधाम से तीज उत्सव मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं ने तीज के महत्व पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि हर धर्म और क्षेत्र में तीज मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है। मैं सभी बहनों को, अपने उत्तराखंड की बहनें, देश विदेश में जहाँ पर भी हमारी बहनें हैं, सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तीज का त्यौहार जो है, इसकी एक मान्यता है कि पार्वती जी ने शिव जी के लिए व्रत रखा था बहुत वर्ष तक, और तब उनको शिव जी प्राप्त हुए थे। तो इस अवसर पर जो इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु की पूजा करती हैं। बाकी हमारे देश के कई हिस्सों में अलग अलग प्रकार से तीज का त्यौहार मनाया जाता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर जिनकी नई नई शादी होती है लड़कियों की, वो अपने मायके आती हैं सावन के महीने में और वहाँ पर चूड़ियाँ पहनती हैं, झूले झूलती हैं और अपने पति की
लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में तीज का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सजी धजी महिलाओं ने तीज के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि हरियाली तीज का दिन भगवान शिव और पार्वती के प्यार और रिश्ते का माना जाता है। इस दिन इस कार्यक्रम के माध्यम से एकजुटता और प्यार का संदेश दिया जाता है। भगवान शिव और पार्वती जी के प्यार, उनके रिश्ते का एक प्रतीक माना जाता है। और आज हम लोगों ने सोचा कि हमेशा हम संगठन की बात करते हैं, महिलाओं के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन क्यों ना जो प्यार का, सौहार्द का एक मैसेज देना हरियाली तीज के माध्यम से, ये हम आज पूरी सारी बहनें मिलके इस कार्यक्रम को आयोजित हम लोगों ने करा। और हम लोगों को बस ये कहना चाहते हैं कि जैसे भगवान शिव ने पार्वती जी का हमेशा साथ दिया, हर पति को अपनी पत्नी का हमेशा साथ देना चाहिए। और पूरे प्रदेश के लोगों को हरियाली तीज की बहुत। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पौड़ी के रांसी मैदान पहुंचकर विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कार्यक्रम में उन्हें पौड़ी जिले का प्रभारी बनाया गया है। पौड़ी पहुंचकर उन्होंने अपने दादा हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। इसके बाद रांसी मैदान में वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों, साथ ही साथ भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ एक पेड़ मां के नाम का पौधा उन्होंने लगाया। का प्रोग्राम चल रहा है एक पेड़ मां के नाम, और इसको प्रभारी मंत्री के रूप से पौड़ी जिला मिला है ये पूरे प्रोग्राम का समन्वय करने के लिए। और अभी हम उससे पहले श्रीनगर में थे, वहाँ पे हमने 3 जगह पर वृक्षारोपण किया, कार्यकर्ताओं से सम्मेलन किया, और उसके बाद हम पौड़ी विधानसभा में आए हैं। यहाँ पर भी वृक्षारोपण करके अभी मैंने अपने स्वर्गीय दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा जी की मूर्ति को माल्यार्पण करके हम यहीं आए हैं। और एक अच्छा प्रोग्राम है, तो दादाजी का आशीर्वाद भी लिया कि वृक्षारोपण जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। आने वाली हमारी पीढ़ी को हम क्या देंगे, वो आज से अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाली। उत्कृष्ट कार्य करने वाली 45 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 13 महिलाओं व युवतियों को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली, जबकि 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल संदेश के माध्यम से तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। कि अपने आप में साहस का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है, और उनकी बहादुरी के नाम पे ही हम ये पुरस्कार वितरित भी करते हैं। तो हर जनपद का ऐसे एक बहादुर महिला जिन्होंने विषम परिस्थितियों को पार करते हुए एक विशेष उपलब्धि हासिल करी है और समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करा है, ऐसी महिलाओं को आज सम्मानित किया गया है। और उत्तराखंड की अपने 13 जनपदों की 13 महिलाओं को आज तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करते हुए निश्चित रूप से मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और ये भी महसूस होता है कि कैसे एक साधारण से असाधारण बनने का जो सफरनामा है कितने संघर्ष से गुजरा होता है और किस परिणाम के मुकाम पे आके कितना अपने आप को मनोबल में ऊंचा समझता है, वो संदेश जो है इस मंच के माध्यम से जाता है। और निश्चित रूप से तीलू रौतेली पुरस्कार को प्राप्त करते हुए मातृशक्ति प्रेरणा भी लेती है। 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से आज। उत्तराखंड के पूर्व सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की संस्कृति व सरोकारों पर चर्चा हुई। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी कृति की मुहिम हिमालयन थ्रेड्स द्वारा डिजाइन किया श्री बद्री केदार थीम पर बना हुआ मफलर व पिरूल से बनी सामग्री प्रधानमंत्री को भेंट की। इस दौरान उन्होंने इको फ्रेंडली और पुनः इस्तेमाल हो सकने योग्य कारतूस के विषय में भी प्रधानमंत्री को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। राष्ट्रीय दलित जागरण मंच ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डायरेक्टर के.एस. बालियान और उनके कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मांगों को पूरा करने की अपील की है। डॉक्टर के.एस. बालियान ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति से आरक्षण को
संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के विरुद्ध वर्गीकरण करने वाले निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने नवनिर्मित संसद भवन में बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की अपील भी की। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने एसडीएम कैंपस में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों में कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे लेकर हुए प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। हिंदू संगठनों ने कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। इस समय बांग्लादेश के अंदर जिस तरह का माहौल है उसे देखते हुए हिंदू बांग्लादेश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हम इसी उसमें जो है प्रदर्शन करने आए हैं। आज हम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस्लामिक जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में भारत में आके रह रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही है, तो कम से कम भारत सरकार को बड़ा दिल रखते हुए जो हमारा बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हो रहा है उनको यहाँ पे लाके रक्षा सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो बड़ी मात्रा में देखिए उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, उसको बचाने के लिए वो बड़ी मात्रा में बॉर्डर से ही भाग के भारत में आ रहे हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पे रख के अच्छी उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए, उनकी उचित व्यवस्था बनाई जाए। इसी संदर्भ में आज हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को गोपनीय माध्यम से साइनोटेक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालित होने तथा उक्त कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। जब पुलिस ने कॉल सेंटर पर दबिश दी तो मौके पर एक बड़े हॉल में लगभग 100 केबिन का एक कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। मौके पर पुलिस ने उक्त कॉल सेंटर को संचालित कर रहे 8 लोगों को हिरासत में लिया। प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहां पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहाँ से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहाँ पर पाया गया। और इसमें उन 58 के अलावा 8 लोग ऐसे मिले जो विभिन्न प्रांतों के थे, जो अलग अलग कैपेसिटी में उसको वर्क कर रहे थे, जैसे आप कहेंगे डेस्क हेड कहेंगे या मैनेजर कहेंगे, जो डायरेक्टली इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे। ये 8 लोग अलग अलग प्रांतों के गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार के थे। और तो कहीं ना कहीं से पूछताछ में पता चला कि ये इंटरस्टेट गैंग इस तरह का बना हुआ था। और ये वही, और जो 58 लोग थे वो भी इन्हीं प्रांतों से, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और कुछ उत्तराखंड के भी बच्चे थे इसमें। और इस तरह के लोग को वहां पर एम्प्लॉय करके लालच देकर इसमें काम चल रहा था। पूरे मौके से जो हमारे टीम ने उसमें किया, उसमें 81 जो है हमारे लैपटॉप थे जो यूज हो रहे थे, 29 डेस्कटॉप लगे थे, साथ ही साथ विभिन्न राउटर्स 5 उसमें बरामद हुए, जिसके माध्यम से सारा ये खेल चल रहा था। तरह तरह के इसमें हमें वहां पर आपके सॉफ्टवेयर ऐसे गैजेट्स और जो पता चले जिसके माध्यम से सिस्टम को वो वहां पर एक्सेस लेते थे, जिसमें क्विक एसेट, लॉगिन, गो शेयर करके थे, जिसको माध्यम से जो विक्टिम है उनको कहीं ना कहीं उनके डेस्कटॉप, लैपटॉप को शेयर करने के बाद यहाँ से पॉपअप भेजा जा रहा था। तो सभी चीजों को परीक्षण के उपरांत इसमें जो है विभिन्न धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया करके 8 लोग को इसमें अभी अरेस्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग में संभागीय परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने टेम्पो ट्रैवलर हादसे में 4 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने निलंबित कर्मचारियों को बहाल करने की मांग सरकार से की। मांग पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार जारी रखने का ऐलान किया। आपको बता दें कि कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से ARTO कार्यालय में आने वाले सैकड़ों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाए, वाहनों की फिटनेस जैसे कार्य भी नहीं हुए। ऋषिकेश के निकट 14 बीघा क्षेत्र से लापता हुई 13 साल की नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया है। नाबालिग को भगाने के आरोप में पुलिस ने रविंद्र मिश्रा को गिरफ्तार किया है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपी अक्सर उसका पीछा किया करता था। बीते दिनों मिश्रा उसे बहला फुसलाकर बाइक से एक होटल में ले गया, जहां किराए का कमरा लेकर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर मामले का खुलासा किया है।